देखिए साइंस का जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने ये समझा था क्या कि फूड वैरायटी का मतलब क्या होता है, नहीं हमें वैरायटी ऑफ फूड क्यों चाहिए होता है। तो कुल मिला के दो कारण समझ में आए। तो एक तो हमारे बॉडी को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए, नहीं सब लोग अपने अपने बल पे बैठ जाओ, हमारे बॉडी को सही तरीके से क्या करने के लिए, फंक्शन करने के लिए अलग अलग टाइप का क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, नहीं और वो अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट्स हमें अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट से मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं ताकि हमारा जितना भी रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स का वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके, रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। अब चलिए आज की क्लास में लोग समझते हैं एक वर्ड को, उस वर्ड का नाम क्या है, इंग्रेडिएंट। नहीं इंग्रेडिएंट क्या होता है उसका मतलब समझते हैं, और इंग्रेडिएंट से जुड़ा हुआ जो भी आपको जानकारी आपके पास होना चाहिए उसको समझने क्या करते हैं, प्रयास। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। क्या है शब्द इंग्रेडिएंट, प्रॉपर विजिबल है, चेक कर लीजिएगा। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज है समझने के लिए, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप क्या बनाते हैं, दाल बनाते हैं, नहीं तो आमतौर पे लोग दाल में दाल रहेगा, दाल तो रहेगा ही, दाल के अलावा दाल में क्या, पानी हो गया, पानी के अलावा क्या हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, उसके बाद कुछ लोग टमाटर वगैरह डालते हैं, नहीं दाल बनने के बाद कुछ लोग उसको फ्राई करते हैं तो प्याज डालते हैं, बहुत सारा मसाला वगैरह डालते हैं, कुछ लोग जीरा वगैरह से दाल को क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, नहीं तो ये सब चीज जिससे मिलके दाल बना है वो क्या है, दाल का इंग्रेडिएंट। वैसे अगर आलू गोभी का सब्जी बनाना हो तो आलू गोभी हो गया, सरसों का तेल, जीरा वगैरह हो गया, मिर्ची, मिर्ची का पाउडर हो गया, धनिया का पाउडर हो गया, हल्दी का पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, प्याज वगैरह हो गया, अदरक हो गया, धनिया पत्ता हो गया, लहसुन हो गया। ये सब लोग क्या करते हैं, मिक्स करके आलू और गोभी का क्या बनाते हैं, सब्जी। और अच्छे से बनाना है तो कुछ लोग मटर मिक्स कर देते हैं, और अच्छे से बनाना है तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा गाजर मिक्स कर देते हैं, नहीं ठंडी के उस सीजन में जो भी अवेलेबल रहता है उसको मिक्स करके क्या बनाते हैं हम लोग, आलू गोभी का सब्जी। तो आलू गोभी का सब्जी बनाने में जो जो चीज हम लोग मिक्स करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, आलू गोभी का सब्जी का इंग्रेडिएंट, नहीं तो कुल मिला के इंग्रेडिएंट का मतलब होता है वो हर चीज जिसको हम लोग क्या करते हैं, मिला के और जो बनाना होता है उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, नहीं तो आलू हो गया, गोभी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, नमक हो गया, धनिया हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मिर्ची हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या है, आलू गोभी की सब्जी का इंग्रेडिएंट। वैसे हम लोग क्या करते हैं, चावल उबालते हैं तो चावल और पानी, नहीं तो ये क्या है, हमारा जो उबला हुआ चावल है उसका क्या हो गया, ये सब इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, जिस चीज से मिलके कोई चीज बना हुआ है। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई, नहीं इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है। अब इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको क्या जानना चाहिए, समझिए सबसे जरूरी चीज जो है ना अभी के टाइम में, इस वर्ड से जुड़ा हुआ, इंग्रेडिएंट से जुड़ा हुआ, वह ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू रीड इंग्रेडिएंट। आपको पता होना चाहिए हाउ टू रीड इंग्रेडिएंट, मतलब ये है, ठीक से बैठ जाओ पहले सब। मतलब ये है कि कोई भी जब आप क्या करते हैं, पैकेज्ड फूड खरीदते हैं, नहीं पैकेज सामान क्या करते हैं आप, कोई भी खरीदते हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट उसका लिखा रहता है, नहीं कि ये चीज किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। वो आप बिस्किट खरीदो,
शैम्पू खरीदो बाल में लगाने के लिए, बिस्किट खरीदो खाने के लिए, दालमोट वगैरह खरीदो, ब्रेड खरीदिए, या आप जो भी खरीदते हैं, कुरकुरे वगैरह खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, उसके बाद से आप अलग अलग प्रकार का सॉस खरीदते हैं, अलग अलग प्रकार क्या करते हैं, बटर वगैरह खरीदते हैं, नहीं अलग अलग टाइप का मिल्क वगैरह भी देखते हैं। तो जो भी आप चीज खरीदते हैं पैकेज्ड फूड, उसमें क्या होता है, मेंशन होता है कि ये चीज किससे मिलके बना हुआ है, नहीं उसका पूरा इंग्रेडिएंट उसमें मेंशन होता है। तो आपको उन पैकेज्ड फूड का इंग्रेडिएंट पढ़ने आना चाहिए। क्यों पढ़ने आना चाहिए? जो आप किसी भी चीज में कंज्यूम कर रहे हो, आप किसी क्रीम को लगा रहे हो अपने चेहरे पे, या फिर आप कोई फूड प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, खा रहे हो, या शैम्पू वगैरह क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं खाने का चीज हो, लगाने का चीज हो, घर में आप क्या करते हैं, अपने फर्श वगैरह को वॉश करते हैं, तो उसके लिए जो भी लिक्विड आता है, उस लिक्विड में भी उसका इंग्रेडिएंट मेंशन होता है, नहीं कि किन किन चीजों से मिलके ये पर्टिकुलर चीज बना हुआ है। या बहुत लोग हेयर डाई वगैरह करते हैं, बाल वगैरह में कुछ लगाते हैं कलर, नहीं तो वो जो आप कलर वगैरह खरीदते हैं उसमें भी उसका इंग्रेडिएंट मेंशन होता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो जब भी आप कोई चीज खरीदे तो उसके दो तीन चीजों पे ध्यान दे। पहला तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, नहीं ये कब बना हुआ है। उसके बाद इसका एक्सपायरी डेट क्या है, नहीं कई आजकल क्या होता है, पहले के अगर आप बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता होगा, दवाई में खास करके मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है दवाई में, नहीं अगर एक्सपायरी डेट के बाद आप दवाई लेते हैं तो आप देख लेते हैं कि दवाई क्या एक्सपायर्ड है, आप नहीं लेते हैं। और खुद अक्सर दुकान वाला भी उसको नहीं बेचता है। हाँ कहीं कहीं लोग स्कैम करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट आप तभी देख पाइएगा जब वो पूरा चीज क्या होगा, मौजूद होगा, नहीं तो टैबलेट्स वगैरह में लोग क्या करते हैं, बीच बीच से उसको कट कर देते हैं, और जब बीच से उसको कट कर दिया गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्सपायर्ड है या कब एक्सपायर होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है। क्योंकि हर पर्टिकुलर टैबलेट पे नहीं लिखा रहता है एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो पूरा एक जो पूरा पत्ता होता है उसके ऊपर एक ही जगह लिखा रहता है। तो अगर आप क्या कर देगा, कोई डॉक्टर उसको बीच से कट कर दिया तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो टैबलेट जो है वो एक्सपायर्ड है या फिर नहीं है। तो लेकिन ऐसा स्कैम बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि अगर एक बार कोई डॉक्टर ऐसा स्कैम करता है, खास करके केमिस्ट जो दवाई वगैरह बेचता है, नहीं ऐसा कोई स्कैम करेगा और कल को पेशेंट क्या तबीयत क्या हो जाता है, खराब, नहीं कल को अगर पेशेंट का तबीयत खराब हो जाता है या और तबीयत क्या हो जाता है उसका, बिगड़ जाता है, किस चक्कर में, क्योंकि उसने एक्सपायर्ड दवा खा लिया। तो किसी एक्सपायर्ड दवा खाने के चक्कर में अगर पेशेंट का तबीयत और बिगड़ जाता है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहाँ ध्यान है। तो किसी एक्सपायर्ड दवाई को खाने से अगर पेशेंट का तबीयत क्या हो जाता है और खराब हो जाता है, तो वो ब्लेम किस पे आएगा, केमिस्ट पे आएगा। कल को अगर ये प्रूफ भी हो जाता है तो केमिस्ट जेल भी जा सकता है और सीवियर उसके साथ कुछ भी घटना हो सकता है, उसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई हो सकती है। अगर उसका केस समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है कि नहीं वो क्या कर रहा है, लोगों को एक्सपायर्ड दवाई बेच रहा है, और तुम बिना मार खाने सुधरोगे, जन्मजात पागल हो। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले चेक करना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कि वो कब बना हुआ है, और उसका एक्सपायरी डेट क्या है, नहीं कब वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, किस टाइम के बाद उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद जो एक और मेन चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है वो क्या है, कि उसका इंग्रेडिएंट क्या है, किन किन चीजों से मिलके वो बना हुआ है। आप लेकिन इंग्रेडिएंट तभी पढ़ पाइएगा जब आपका क्या है, बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं कोई व्यक्ति अगर 12 तक का बेसिक साइंस नहीं जानता है, खास करके केमिस्ट्री, नहीं किसी को अगर 12 तक का या हायर क्लासेस का भी केमिस्ट्री अच्छे से पता नहीं है, 12 तक में काम नहीं चलेगा, उससे भी ज्यादा का अगर केमिस्ट्री अच्छे से पता नहीं है तो वो चीजों का इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ पाएगा, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी। मैं हर दफा क्या बात करते रहता हूँ कि हमारा एजुकेशन क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, नहीं हमें सब सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए हर उम्र तक। सब सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाना चाहिए, मान लीजिए कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ा है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी वगैरह पढ़ा हुआ है, नहीं पॉलिटिकल साइंस वगैरह। अगर मान लीजिए केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है तो कल को किसी चीज के
किसी प्रोडक्ट में कोई केमिकल का नाम लिखा होगा जो उस प्रोडक्ट में मिला हुआ है, क्या व्यक्ति समझ पाएगा इस केमिकल का क्या मतलब है? नहीं, उसको समझ नहीं पाएगा। और मात्र केमिस्ट्री पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज इस क्या है, इस प्रोडक्ट में मिला हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करने से हमारे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। हर अलग अलग केमिकल को जब आप यूज करते हैं तो आपके हेल्थ पे क्या डालता है, कुछ ना कुछ वो प्रभाव डालता है। कुछ क्या करता है, कुछ कैंसर का कारक हो सकता है, कुछ आपके बॉडी में क्या हो सकता है, रैशेस, दाग वगैरह, दाग धब्बा वगैरह कारण हो सकता है, कुछ आपके हेयर लॉस का कारण हो सकता है, कुछ आपके बोन को कमजोर कर सकता है, कुछ हार्ट अटैक का कारण हो सकता है, कुछ के कारण लीवर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ के कारण क्या हो सकता है, सीधे आप पे ब्रेन पे अटैक करेगा, नहीं, आपका जो पूरा थिंकिंग का प्रोसेस है उसको हार्म कर सकता है। कोई ऐसा केमिकल आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है। तो ये सब के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब ये सब के बारे में कब पता होगा, जब हम लोग एक हायर क्लासेस तक का बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह पढ़े रहेंगे, तब जाके किसी भी फूड प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग क्या कर पाएंगे, इंग्रेडिएंट पढ़ के ये समझ पाएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आता है, ठीक, कि गवर्नमेंट को भी तो पता ही है ना कि जो कंट्री का सिटीजन है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो क्या कर पाए, चीजों को समझ पाए। हमारे यहाँ जो क्या है, एजुकेशन का जो क्या सेट किया गया है कि किसको बोलेंगे लिटरेट, एजुकेटेड नहीं, लिटरेट, किसको बोलेंगे साक्षर, शिक्षित। तो उसका हमारे देश में क्राइटेरिया क्या है, जो व्यक्ति साइन कर पाता है, नहीं, जिसको बेसिक अक्षरों का ज्ञान है, वर्णमाला आता है, अल्फाबेट वगैरह आता है, उसको हमारे यहाँ क्या मान लिया जाता है, एजुकेटेड आदमी है, नहीं, शिक्षित व्यक्ति है, उसको सरकार शिक्षित लोगों में गिनती करती है। तो मात्र अगर वर्णमाला से और अल्फाबेट से कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो अपने जीवन में कभी भी ये डिसाइड कर पाएगा कि ये केमिकल मेरे ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, नहीं ना। वो तो तब कर पाता जब उसे एक बेसिक लेवल तक का क्या पता होता, साइंस पता होता, साइंस में खास करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री पता होता। क्योंकि जो भी चीज बना है किसी ना किसी केमिकल से बना हुआ है और वो आपके बॉडी पे क्या डालता है, इंपैक्ट डालता है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर आपको डेप्थ में पता नहीं रहेगा तो आप अपने लाइफ टाइम में कभी डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि हमें क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है, कौन सा फूड प्रोडक्ट खाना है और कौन सा फूड प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना है। हम लोग तो क्या करते हैं, कॉइल वगैरह यूज करते हैं ना मच्छर वगैरह भगाने के लिए। आजकल एक से एक अलग अलग टाइप का आता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है, नहीं, उसको हम लोग अटैच कर देते हैं और प्लग ऑन कर देते हैं तो उससे उसका स्मोक निकलता है, उससे मच्छर वगैरह भाग जाता है। अब ये हर चीज का हमारे हेल्थ पे क्या होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन फिर हम लोग तर्क ये देते हैं कि नहीं, ये नहीं तो क्या। तो ठीक है, वो भी अगर हम यूज करेंगे तो उसमें भी ये होता होगा कितने टाइम पे यूज करने पे कैसा क्या प्रभाव डालता है, नहीं, उसको हम लोग समझ पाएंगे। और जब हम लोग समझ पाएंगे कि वो कॉइल अच्छी चीज नहीं है सही रूप में, और तब जाके अगर हम जब हम ये समझेंगे कि ये कॉइल अच्छा नहीं है, और हम ये भी समझ पाएंगे कि मच्छर को भगाना कॉइल ऐसा क्या करता है जिससे क्या होता है, मच्छर भाग जाता है। जब ये पूरा सिनारियो समझ में आ जाएगा कि कॉइल क्या करता है जिससे मच्छर भाग जाता है, तो हम लोग ये ढूंढ पाएंगे ना इसका अल्टरनेटिव मेथड, नहीं कि कॉइल के अलावा कुछ ऐसे चीज का निजात किया जाए, कुछ ऐसे चीज का डिस्कवरी किया जाए जो क्या कर सके, मच्छर को भगा सके। ठीक है, तो वो तब हो पाएगा जब हमें एक लेवल तक का बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्या है पता है, हम केमिकल्स के बारे में जानते हैं, हर केमिकल्स का हमारे बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तभी हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे। एक सेकंड रुकिए ना। तो किसी भी फूड प्रोडक्ट वगैरह खरीदने से पहले या कुछ भी चीज आप घर में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना, जो किसी न किसी चीज से मिलके बना है, तो आपको उसका इंग्रेडिएंट जरूर रीड करना चाहिए। वो इंग्रेडिएंट आप तब रीड कर पाइएगा जब आपको बेसिक साइंस में खास करके एक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नॉलेज है, और बहुत ही बेसिक लेवल तक नहीं चलेगा, एक ठीक ठाक लेवल तक आपको पता होना चाहिए, ताकि कौन सा केमिकल आपके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालता है उसको क्या कर सके, आप समझ सके। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हम ये जानते हैं कि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने पैरामीटर सेट किया है कि जो व्यक्ति हमारे देश में साइन करना जानता है वो साक्षर है, वो लिटरेट है, तो वो व्यक्ति कभी भी इंग्रेडिएंट्स को नहीं पढ़ पाएगा। बहुत लोग तो एमआरपी भी नहीं ढूंढ पाते हैं। हमारे देश की सिचुएशन ये है कि बहुत लोग को कोई फूड प्रोडक्ट दे दो या कुछ भी कोई प्रोडक्ट दे दो,
बोलो इसका प्राइस कहाँ लिखा है, वो प्राइस भी नहीं ढूंढ पाते हैं कि ये लिखा कहाँ है। और प्राइस अगर ढूंढ लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं ढूंढ पाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर ढूंढ ले तो एक्सपायरिंग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या लिखा रहता है, बेस्ट बिफोर 12 मंथ, बेस्ट बिफोर 36 मंथ, बेस्ट बिफोर 84 मंथ, नहीं मंथ्स में लिखा रहता है चीज। तो उनको क्या कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ना उन्हें मैन्युफैक्चरिंग डेट पता है, ना एक्सपायरी पता चल पाया, और ना ही उन्हें ये पता चल पाएगा इसका एमआरपी क्या है। तो वैसा लोग किसी भी स्थिति में इंग्रेडिएंट तो समझ नहीं पाएगा। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्या, कि आप अपने लेवल पे जो भी चीजें मार्केट में सप्लाई करते हैं उसको एक सही तरीके से जांच करके करें, नहीं उसको तरीके से जांच करके एकदम जो हेल्थ के लिए बेस्ट हो या हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं हो, उन्हीं चीजों को अलाउ करें मार्केट में सेल करने के लिए। और कोई भी कंपनी ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट बना रही है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है जिसको जनता कंज्यूम करेगी किसी भी फॉर्म में, और अगर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो सरकार क्या करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को शुरू में बैन लगा देना चाहिए, उसको मार्केट में आने नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। हमारे देश में क्या है, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था, मैगी पे बैन लगा था, क्योंकि मैगी में लेड की मात्रा पाई गई थी, नहीं सीसा पाया गया था मैगी में। और उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वाटर। जो मैगी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहां जहां से वो वाटर लेती है, उस वाटर में लेड की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इसीलिए मैगी में भी लेड की मात्रा पाया गया। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन में उसको क्लियरेंस फिर से मिल जाता है। सिंपल सा सवाल ये है कि मैगी वापस वहीं से पानी ले रही है, तो पानी में जैसे पहले लेड था, उस पानी में अब भी लेड है, तो मैगी में अब भी लेड की मात्रा पाया जाता होगा। लेकिन कुछ कई दफा क्या होता है, एक बहुत मोटा रकम अगर आप सरकार को दे देते हैं तो जहर भी बेचने का सरकार परमिशन दे देती है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किए थे, बहुत ही हाल ही में लास्ट क्लास में क्या किए थे, बात किसके बारे में, गुटखा वगैरह के बारे में, नहीं सबको पता है कि गुटखा से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी सरकार क्या कर रही है, उसको अलाउ कर रही है। नहीं बोलेगी कि नहीं उससे फायदा है, हम लोगों ने ये भी समझा था कि नहीं गुटखा से जितना टैक्स आता है उससे ज्यादा क्या उससे घाटा है, लेकिन ये इसलिए चल पा रहा है क्योंकि चंद जो पूंजीपति है ना, चंद पॉलिटिशियन, चंद एक्टर्स, चंद क्रिकेटर्स का क्या हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और ये जो ऊपर में टॉप लेवल के लोग हैं, जो इंडिया के 1%, 4%, 5% लोग हैं, जो बिलीनियर्स हैं, उनको गुटखा बेचने से फायदा होता है, तो ये चला रहे हैं, भले आम आदमी को उससे कैंसर हो जाए, वो मर जाए। हम ये भी तर्क दे सकते हैं कि नहीं गुटखा इतना खराब है, जब सबको पता है कि उससे कैंसर हो सकता है तो लोग क्यों ना छोड़ दें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात ये भी उतना ही सही है कि हर आदमी का विल पावर इतना अच्छा नहीं होता कि क्या कर सके, वो हर चीज को अपने हिसाब से छोड़ सके। क्या हर बच्चे अपने बच्चे पे छोड़ दिया जाए कि नहीं बाबू पढ़ा दिया गया आप खुद पढ़ लो, तो क्या हर बच्चा पढ़ लेता है, नहीं हर बच्चा के अंदर उतना विल पावर नहीं होता कि जो उसको बता दिया गया वो कर लेगा। कुछ बच्चे को प्यार से, कुछ बच्चे को डांट के, कुछ बच्चे को पीट के क्या किया जाता है, पढ़ाना पड़ता है, नहीं वैसे हर आदमी के पास इतना विल पावर नहीं होता कि उसे जब एक बार बता दिया जाए कि गुटखा वगैरह से कैंसर होता है तो क्या कर दे, गुटखा वगैरह को कंज्यूम करना बंद कर दे। नहीं, वो तब बंद करेगा जब क्या किया जाएगा, उस पर कोई लॉ लाया जाएगा, ना स्ट्रिक्ट लॉ वगैरह लाया जाएगा। जैसे कि अब तो क्या हो गया, बिहार में क्या ही शराबबंदी और क्या ही शराब चालू, नहीं जितना चालू था उसमें जितना सेल होता था आजकल उससे ज्यादा सेल होता है, और रेट भी ज्यादा रहता है। लेकिन जब बिहार में शुरू में क्या हो गया था, शराब बंद हुआ था शुरू शुरू में, तो जितने भी लोग शराब पीते तो उन्होंने क्या करना दिया था, पीना छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे 6 महीना साल भर बाद क्या हो गया, सप्लाई फिर से शुरू हो गया। लेकिन वो जो 6 महीने और साल भर का टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारे लोगों ने शराब पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, एकदम जीरो। मतलब अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाती है शराब को लेके, गुटखा को लेके, सिगरेट को लेके, तो ये आसानी से छुड़ाया जा सकता है। और बात आती है क्या, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर शराब वगैरह बैन कर दिया जाएगा, गुटखा वगैरह बैन कर दिया जाएगा, सिगरेट वगैरह बैन कर दिया जाएगा, तो होगा ये कि जिन लोगों को इसका लत लग गया है ना, जो लोग एडिक्टिव हो गए, जिनको इसका एडिक्शन हो गया है, उनको बहुत सारा क्या हो सकता है, उसके बॉडी लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकता है। नहीं होता है ना, जिनको गुटखा खाने की आदत है उनको अगर लगातार क्या ना दो, गुटखा ना दो, तो उनका दिमाग बेचैन हो जाता है, कुछ कहीं पे वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
और फिर जैसे गुटखा मिल गया दिमाग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे जिसको स्मोकिंग का आदत है उसको क्या करो, सिगरेट वगैरह ना दो टाइम पे, तो उसको थोड़ा दिमाग में हलचल होने लगता है। वैसे जिसका ड्रिंकिंग का है या अलग अलग टाइप के नशे का आदत है, उसको अगर वो नशा का सामान ना मिले तो उसके दिमाग में हलचल होने लगता है। तो सरकार पहले तो बैन करे, बंद करे, इसको पूरी तरीके से बंद करे, खत्म करे। हाँ, यहाँ पे एक और आप तर्क दे सकते हैं क्या, कि गुटखा वगैरह शराब वगैरह बंद हो जाएगा तो आज जितने लोग उससे रोजगार पा रहे हैं उसका क्या होगा। पहले बंद करो फिर देखेंगे उसका। एक चीज समझ लीजिए, क्या, एक लाइफ लेसन आज सीख के जाइए। आप अगर किसी ये सोचिएगा कि मैं अपना ये बुरा आदत छोड़ दूं तो क्या होगा, तो आप जीवन में कभी नहीं छोड़ पाइएगा। आप छोड़िए, आप छोड़ दीजिए, बुरा आदत छोड़ दीजिएगा, अपने आप जो होगा वो होना, जो भी होना होगा वो हो जाएगा, आप वो छोड़ दीजिए। जैसे कि मिल्क को लेके क्या होता है, मिल्क जो कंज्यूम लोग करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है कि अगर क्या कर दिया जाए, लोग मिल्क कंज्यूम करना छोड़ दें तो लोग गाय भैंस पालना छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे लोग स्वार्थी हैं वो गाय भैंस पालना छोड़ देंगे। तो आज जो बहुत सारे किसानों का घर चल रहा है क्योंकि वो लोग दूध बेच के पैसा कमा पा रहे हैं, उनका क्या होगा, जो भी होगा हो जाएगा। पहले क्या करो, हटाओ। आप ये पहले नहीं बोल सकते हैं, अगर पहले करने जाइएगा ना तो कभी भी चीजें बदल नहीं सकती है। जैसे क्या, कि कोई है आदमी मोटा सा, नहीं काफी मोटा सा है, वो बोलता है कि नहीं मैं दौड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, या मैं आलसीपना छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। अब अभी इस बात का अगर वो बैठ के उत्तर ढूंढना चाहेगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ी देर के लिए बोल सकता है कि मैं पतला हो जाऊंगा, फुर्तीला हो जाऊंगा, लेकिन उसके उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे वो आलसीपना नहीं छोड़ पाएगा। नतीजा हम सबके सामने है ना। हाँ, अब सबको पता है कि पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, सबको पता है ना कि पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, क्योंकि कभी पढ़ना शुरू ही नहीं किए, या जिस कारण से नहीं पढ़ पा रहे थे, कोई टाइम पास कर रहा था, कोई इंस्टाग्राम पे बिजी है, कोई व्हाट्सएप पे बिजी है, कोई फेसबुक पे बिजी है, कोई यूट्यूब पे बिजी है। नहीं, कंटेंट अगर अच्छा क्रिएट कर रहे हो तब भी ठीक है, या कंटेंट अच्छा कंज्यूम कर रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन आप जिस लेवल का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसका नतीजा ये है कि जिनके मिलियंस में क्या बढ़ गए हैं, सब्सक्राइबर आ गए हैं। नहीं, उससे पता चलता है। इंडिया को समझना है नहीं तो इंडिया के यूट्यूबर्स को जाके देखिए, जो भी इंडिया में टॉप के हैं यूट्यूबर्स हैं नहीं, उनको जाके देखिए। सबसे जो टॉप में आता है इंडिया में, अगर सबको इंक्लूड करे तो क्या टी सीरीज है। नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर है तो आई थिंक वो टी सीरीज है, शायद से वर्ल्ड में भी है, इंडिया में तो है ही है। अब टी सीरीज क्या करता है, बहुत ही ज्ञान की बातें करता है। टी सीरीज लोगों को स्किल सिखा रहा है। टी सीरीज पे क्या आता है, गाना वगैरह आता है, ना फिल्म का ट्रेलर वगैरह आता है। मतलब क्या पूरा इंडिया भर भर के क्या कर रहा है, इंटरटेनमेंट नहीं ले रहा है, नहीं इंटरटेनिंग कंटेंट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब जिस देश में लोग भर दिन क्या कर रहा है, गाना बैठ के गाना सुन रहा है, उस देश का तरक्की हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। वहीं आप अगर चलिए टी सीरीज को हटा दीजिए, उसके बाद आइए तो एक से एक आपको लोग मिलेंगे। एक बहुत ही क्या है, जंगली टाइप का आदमी बोल सकते हैं, नहीं जहर और पीने वाला, एलविस यादव करके एक यूट्यूबर है, नहीं उसका अलग लेवल का क्रेज है, अलग लेवल का फैन फॉलोइंग है। और वो करता क्या है, धर्म के नाम पे कट्टरता फैलाता है, नहीं हिंदू मुसलमान करता है। और लड़कियों को क्या करता है, लड़कियों के बारे में, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, लड़कियों के बारे में बैड वर्ड्स बोलता है, लड़कियों को एक क्या बताता है कि मेल से क्या है, नीचे है फीमेल। नहीं, इस तरीके का घटिया कंटेंट बनाता है, गाली गलौज, धर्म के नाम पे बहकाना, दंगा करवाना। उसके इतने सारे लोग क्या है, फॉलोवर्स हैं। तो वो लोग भी वही कर रहे होंगे ना। उनको देखिए, जिस किसी को आप तभी फॉलो करते हैं जब उसका काम क्या आता है, आपको पसंद आता है, तभी किसी को फॉलो करते हैं। किसी का काम आपको पसंद नहीं आता उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो वो जो कर रहा है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग कट्टरता को बढ़ा रहे हैं, लोग गाली गलौज को बढ़ा रहे हैं, लोग नशे को बढ़ा रहे हैं, लोग महिलाओं के बारे में जो क्या किया जा रहा है, गर्ल्स को जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है उसको बढ़ा रहे हैं। और आ जाइए तो एक क्या है, कैरी मिनाटी करके यूट्यूबर है, नहीं
उनका यूट्यूब चैनल का ग्रोथ ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो काफी गाली देते हैं। नहीं, ऐसे एक से एक गालीबाज यूट्यूबर पड़े हुए हैं, लोग क्या देते हैं, खूब सारा गाली देते हैं, उसी चक्कर में क्या हुआ, उनका यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाया है। और इनके भर भर के मिलियंस में सब्सक्राइबर है। नहीं, और ऐसा तमाम बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। बहुत कम आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा जहां पे कोई ढंग का सिखाया जा रहा है और उसमें भी क्या हो, मिलियंस का सब्सक्राइबर हो। अब फिलहाल मुझे 3 नाम याद आ रहा है। एक विकास दिव्यकीर्ति सर है। नहीं, उनका जो यूट्यूब चैनल है अपना खुद का, विकास दिव्यकीर्ति के नाम से, वो काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट कंटेंट। और उनके यूट्यूब चैनल्स में भी आई थिंक मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और उनका दृष्टि क्लासेस भी है, नहीं, आईएएस की तैयारी कराते हैं, तो उनका जो दृष्टि का है उसके में भी मिलियंस में आई थिंक सब्सक्राइबर है, उनका में भी है पर्सनल में। उसके बाद आ जाए तो बिहार के पटना के, नहीं, खान सर, उनका जो यूट्यूब चैनल है खान जीएस रिसर्च सेंटर करके, है ना, खान सर का जो चैनल है, 2-3 चैनल है। जो पुराना चैनल है जिसमें खान सर ने लॉकडाउन के टाइम में वीडियो बनाना क्या किया था, शुरू किया था, उसमें भी मिलियंस में सब्सक्राइबर है। और तीसरा हमको नाम याद आ रहा है किनका, आचार्य प्रशांत जी का। उनका भी क्या है, 40, 41, 42 मिलियन के आसपास क्या है, उनके भी चैनल पे सब्सक्राइबर है। तो फिलहाल 3 ही मुझे नाम याद आ रहा है, और 2, 4, 5 ही होगा। किसमें, एजुकेशनल चैनल हो या ऐसा चैनल जहां पे कुछ एक ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, लोगों को ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है जिससे लोगों का कुछ भला हो। नहीं तो अगर आप जाइएगा किस पे, और बाकी जो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं लोगों का, उसमें कुछ ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद जो एक ब्लॉगिंग चैनल है, नहीं, आजकल एक ब्लॉगिंग चैनल का दौर आया है, वहां पे आप क्या सीख दीजिएगा, वहां पे क्या बता रहा है, लोग देख क्या रहे हैं कि मेरे घर में ये बेड है, लोग वो देख रहे हैं, मेरा वॉशरूम ऐसा है, मेरे पास ये कार है, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे खा रहा हूँ, इतना पैसा दिया, उसको हम देख क्यों रहे हैं। अजीब स्थिति है। वो उसमें क्या देखने वाला है, वो जा रहा है तो जाए, वो खा रहा है तो खाए, उसमें देखने वाला क्या चीज है। लेकिन अलग फितूर है। ऐसा ऐसा जो ब्लॉग्स का चैनल है, सौरभ जोशी करके एक ब्लॉग बनाता है लड़का, उसके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और उसमें क्या दिखा रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ खा रहा हूँ, मैं आज यहाँ जाऊंगा, उसमें देखना क्या है। हाँ, कोई टूरिज्म पे बना है तो ठीक है, तब भी समझ में आता है। नहीं कि कोई आपको क्या करता है, ताजमहल का वीडियो बना के देता है, उसके बाद से अलग अलग जो गुफा है, अजंता का गुफा वगैरह है, वहां का जाता है, वीडियो बना के देता है। राजस्थान में जो अलग अलग किला है, महाराष्ट्र में जो अलग अलग किला है, छत्रपति शिवाजी महाराज पे कहाँ पे थे, उस म्यूजियम वगैरह में कुछ वीडियो बना के देता है आपको, वहां के बारे में बताता है। तब अगर आप उसका कंटेंट कंज्यूम करते हैं तब तो फिर भी ठीक है। कोई फॉरेन वगैरह घूमने जा रहा है, वहां का वीडियो वगैरह बना के देता है, तो आपको देखने से क्या चलता है, फॉरेन के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या घूमने वाला जगह है और यहाँ पे क्या क्या होता है। लेकिन मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं अब उतरूंगा, मैं प्लेन में चढ़ूंगा, मैं ट्रेन में हूँ, मैं बस में जा रहा हूँ, ये आप लोग हम लोग यानी क्यों देखें, इसमें क्या कुछ सीखने वाला बात है ना। तो सही कंटेंट क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। अब सही कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो इंडिया में शिक्षा भी अच्छी नहीं है, शिक्षा का कंडीशन, एजुकेशन का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो हमारे यहाँ के लोग नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पढ़ पाते हैं। और नॉर्मल जब इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पढ़ पाते हैं तो हर केमिकल्स को कंज्यूम करने से हमारे हेल्थ के ऊपर जो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसको कभी समझ भी नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं है, क्योंकि हमें बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का बेसिक जानकारी नहीं है, तो डॉक्टर्स भी हमें खूब मूर्ख बनाते हैं। आजकल आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपका जो ओरिजिनल क्या है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसका एक ही 2 दवाई होता है, बाद बाकी वो क्या करेगा, हर मरीज को कुछ ना कुछ दवाई क्या कर देता है, ऐड कर देता है। कुछ ऐसा दवाई उसके पास होता है जो हर को देता है, जैसे कुछ क्या कर दिया, जैम वगैरह दे दिया, कुछ खाली पेट में सुबह खाने वाला गोली दे दिया, ऐसा बहुत सारा टैबलेट क्या करता है, वो हर आदमी को दे देता है, जो अगर आप खाएं ना खाएं उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैम वगैरह से जो वो लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेगा, वो ऐसे भी मिल जाए अगर आप सही से क्या करते हैं, खाते हैं। आजकल के टाइम में जाएगा किसी भी डॉक्टर के पास तो जल्दी कोई डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा कि आप एक्सरसाइज किया करो, आप इस प्रकार से भोजन करो, चबा के खाना खाओ, इस प्रकार से पानी पियो, ये कुछ नहीं बोलेगा। वो ऐसा चीज वो बोलेगा नहीं जिसको रेगुलर बेसिस पे करने से ऐसा होगा कि आपका तबीयत ही खराब नहीं होगा, बल्कि वो बोलेगा कि नहीं, जो भी है सब कुछ क्या कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। आजकल के डॉक्टर के पास जाइएगा, बोलेगा सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, बस मेरा दवाई खाते रहो डेली, मस्त रहोगे। मतलब क्या, मुझे पैसा देते रहो, अपना जैसे रहना है वैसे रहो, दवाई पे जीते रहो। बल्कि असली डॉक्टर का काम ये होना चाहिए कि भाई दवाई मत खाओ, दवाई कम से कम खाओ, हम बताते हैं क्या करो, भोजन में ऐसा चीज को बदलाव लाओ,
थोड़ा सा सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। और भी जो लोग और एक्सपर्ट हैं, तो और कुछ आदमी को समझ के, उसकी बॉडी का स्थिति को समझ के, वो क्या काम करता है उसको समझ के एक बेटर क्या दे सकते हैं, उसको डाइट प्लान दे सकते हैं, या एक बेटर उसको रूटीन दे सकते हैं। जिस रूटीन और डाइट प्लान को फॉलो अगर करता हुआ तो वह व्यक्ति जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। हाँ, आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस दवाई खाते रहिए डेली। आप फिर 15 दिन में आ जाइएगा, फिर से दवाई लेके चले जाइएगा, यानी कि उनका पैसा भरते रहे, आपका तबीयत अच्छा होता है नहीं होता है कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कुल मिला के ये क्या था इंग्रेडिएंट के बारे में बात, जो आपको मुझे समझाना था। पहली बात, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, सिलेबस में तो बस बेसिक इतना दिया गया है कि फूड बनाने के लिए जो जो चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उस फूड का इंग्रेडिएंट। लेकिन इंग्रेडिएंट को लेके एक खास चीज ये भी है कि जो भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उस समय उसका इंग्रेडिएंट लिखा रहता है। तो हर चीजों का इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें और समझें कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या कर सके, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।